हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी में कल हमने भाषा पर चर्चा की और आज हम बात करेंगे मातृभाषा की। तो क्या होती है मातृभाषा? अगर बात करें मातृभाषा की तो जैसे यहाँ पर लिखा है मातृ, मतलब माता के द्वारा सिखाई गई भाषा, यानी माता की भाषा, वही होती है हमारी मातृभाषा, जिसे हम मदर टंग कहते हैं। ठीक, तो क्या होती है मातृभाषा जानेंगे। जैसे मातृभाषा उस रूप को कहा जाता है जिसे बालक सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में रहता है बच्चा, तो सबसे पहले अपनी माँ से सीखे। फिर माँ जो भाषा बोलती है वही भाषा उसके परिवार में बोली जाती होगी, अपने आस पड़ोस में बोली जाए। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष या पूरे समाज में रहकर जो सीखता है मातृभाषा वह कहलाती है। ठीक है, किंतु मातृभाषा का व्यापक अर्थ दिया जाता है, संकुचित नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मातृभाषा वह होती है जिसको बच्चा अपनी माँ से सीखता है, या अपने परिवार में रहकर सीखता है, या फिर अपने पास पड़ोस में सीखता है, या फिर वह भाषा जो उसके किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो उस भाषा को उस अपने व्यवहार में ढालता है। तो वहाँ से अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग, अपनी मातृभाषा के ही माध्यम से वो क्या करता है, बच्चा अपने अनुभव इकट्ठा करता है, तो वो कहलाती है मातृभाषा। और मातृभाषा का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है, वो व्यापक होता है, ना कि संकुचित। उसका संकुचित अर्थ नहीं होता, मातृभाषा का व्यापक अर्थ निकलता है। क्योंकि जो बच्चे के अनुभव है, जो कुछ सीखता है अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग, अपनी मातृभाषा के अनुसार ही हमें क्या करता है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। तो जैसे ये हो गई मातृभाषा। तो मातृभाषा सभी जानते हैं, मातृभाषा को कह सकते हैं पारिवारिक भाषा। ठीक, बात की जाए विशेष की, तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा उस रूप को सबसे सही माना जाता है, मतलब मातृभाषा का वह रूप सबसे सही माना जाता है जो व्यवहार में ढल गई हो। जब वो व्यवहार में ढल जाती है, व्यवहार में कौन सी भाषा डलती है? मातृभाषा डलती है, क्योंकि बच्चा बड़े सहज तरीके से अपनी मातृभाषा को सीख जाता है। उसे कोई ना अलग से प्रयास करना पड़ता है, ना कोई उसे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जो सुनता है पहली बार, जिन शब्दों को सुनता है पहली बार, उनको ग्रहण करता है और उनको ही बोलने की शैली में अपने में प्रयोग करने लगता है। तो वो होती है, वो उसके व्यवहार में डल जाती है। तो सबसे अच्छी भाषा कौन सी मानी जाती है? जो व्यक्ति के व्यवहार में डल गई हो, वही कहलाएगी मातृभाषा। आई होप मातृभाषा आप समझ गए होंगे, बेसिकली सभी जानते हैं। तो मातृभाषा होती है पारिवारिक भाषा या माता से सीखी गई भाषा, तो वही कहलाती है, या फिर उसके समाज की भाषा। आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मातृभाषा के गुण की, विशेषता की, महत्व की और कुछ सही कथन की। ठीक, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना, भाषा के बारे में जाना, भाषा क्या होती है, भाषा को बच्चा कैसे सीखता है, भाषा के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं, क्या महत्व हैं, कुछ स्टेटमेंट हमें भाषा के भी जाने। इसी तरह हम मातृभाषा के भी स्टेटमेंट और महत्व, विशेषताएं, गुण इत्यादि पर बात करेंगे। तो क्या है? ज्ञानोपार्जन का मतलब ज्ञान का ग्रहण करना, यानी ज्ञान को सीखना। इसका मतलब ज्ञानोपार्जन का मतलब होता है ज्ञान को सीखना। इसका सबसे सरल और सशक्त तरीका क्या है? सशक्त माध्यम है मातृभाषा। जब हम कुछ सीखते हैं, नया कुछ सीखते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा का सहारा लेते हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो भी हम मातृभाषा का सहारा लेंगे, या फिर हम कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे या कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर हमारी मातृभाषा हमारा माध्यम बनती है, उसके माध्यम से हम सीख पाते हैं। तो क्या होता है? ज्ञानोपार्जन यानी ज्ञान को सीखने का सबसे अच्छा और सबसे सरल कौन सा तरीका है, कौन सा माध्यम है? मातृभाषा। मातृभाषा की ये विशेषता है। ठीक है, और इसका महत्व है ये। ऐसे ही प्राथमिक शिक्षा का आधार कहते हैं ना, आरटी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या है? मातृभाषा को 1 to 8 तक क्या है? मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है।
कि कक्षा 1 से लेके 8 तक बच्चों के सीखने का आधार क्या होना चाहिए, उनकी मातृभाषा उनका सीखने का आधार होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा अच्छे से समझ पाता है बिना किसी परेशानी के। प्राइमरी में तो बच्चा मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा, लेकिन जूनियर में थोड़ा थोड़ा बच्चा समझदार होता है, पर प्राइमरी में लेकिन वहाँ भी मातृभाषा को ही शिक्षा का आधार माना गया है। तो प्राथमिक शिक्षा, ये लिखा है ना, प्राथमिक शिक्षा का आधार क्या है, मातृभाषा होती है। ठीक है, इसलिए पढ़ने का प्रारंभ मातृभाषा से ही होता है। पढ़ना कैसे सीखता है बच्चा, अपनी मातृभाषा के आधार पर ही नया ज्ञान सीखता है। प्रत्यक्ष भाषा कौन सी होती है, जिसको बच्चा सबसे पहले सीखता है या अपने परिवार से सीखता है। जो क्या है, प्रत्यक्ष भाषा ये होती है, डायरेक्ट मेथड होता है किसका, लैंग्वेज का, जिसे डायरेक्ट हम सीखते हैं। तो अपने परिवार से कुछ शब्द, जैसे बचपन में बच्चा छोटा सा होता है तो अपने परिवार से जो सुनता है, डायरेक्ट सुनता है, ना उसने लिखने का प्रयास किया, ना कुछ याद किया, ना कोई अभ्यास किया उसने, लेकिन उसने सिर्फ सुना और उनको समझा कि ये शब्द बोले जा रहे हैं, तो इन शब्दों का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, कहते हैं ना करके सीखना। सुन के उनकी क्रिएटिविटी जो क्या कहते हैं, उनकी गतिविधि देखी तो बच्चा समझने लगा कि ये किस सेंस में बोला जा रहा है, तो वैसे ही बच्चा प्रयोग करने लगता है। तो प्रत्यक्ष भाषा जो होती है ये हमारी मातृभाषा ही होती है। प्रत्यक्ष भाषा इस विधि में, प्रत्यक्ष भाषा विधि में किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड होता है भाषा का, उसमें किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लेते, लेकिन जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम अपनी मातृभाषा का सहारा लेते हैं, लेकिन मातृभाषा डायरेक्ट सीखी जाती है। ऐसे ही मातृभाषा में क्या है, स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता ये होती है। तो क्या है, हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हमारे स्वभाव में आ जाती है, ढल जाती है। हम कुछ और कर रहे होते लेकिन बोल कुछ और रहे होते, इतनी हमारे स्वभाव में इतनी अच्छे से ये रम जाती है, तो हम अपनी मातृभाषा को बड़े ही सहज तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। और ये इसका कुछ पढ़ने में या किसी में कुछ नया ज्ञान सीखने में मातृभाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ऐसे ही आगे बात करेंगे। ऐसे ही अगला बिंदु क्या कहता है, बालक में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति, जो उसकी इमेजिंग पावर होती है, जिसे वो इमेज कर पाता है। तो सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति को विकसित कौन करती है, मातृभाषा। बच्चा छोटा सा होता है, अपनी मातृभाषा से परिचित होता है, उसे कोई अन्य भाषा नहीं आती, तो जो कुछ करेगा, सोचेगा, समझेगा, जितना कुछ वो स्मृति कर पाएगा तो सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही कर पाएगा। तो कुछ विचार आएंगे, नए विचारों का आना, कुछ नया करना, वही तो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। या कल्पना शक्ति, कुछ सोचेगा तो भी अपनी मातृभाषा में ही सोचेगा। और सृजनात्मकता को और कल्पना शक्ति को विकसित कौन करती है, मातृभाषा ही विकसित करती है। ऐसे ही अन्य भाषाओं को सीखने सिखाने, यानी हम किसी छोटे बच्चे को सिखाएंगे तो हम उसकी मातृभाषा का सहारा लेंगे, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में समझ पाएगा। तो हम उसे कुछ सिखाएं तो भी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। अगर हम बच्चा कुछ सीख रहा है तो बच्चा भी मातृभाषा का प्रयोग करेगा। तो मातृभाषा क्या करती है, अन्य भाषाओं को सीखने सिखाने में मातृभाषा का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे की मानसिक क्रियाएं, बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा संभव हैं, वो मातृभाषा पर ही आधारित होती हैं, मातृभाषा द्वारा संभव होती हैं। ये मातृभाषा की विशेषताएं हैं, इसके महत्व हैं। ठीक है, मातृभाषा क्या करती है, मातृभाषा राष्ट्रीय एकता लाती है। ठीक है, ऐसे ही मातृभाषा क्या करती है, लोकतंत्र का विकास करती है, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट करती है। क्या, मातृभाषा। तो ये हैं मातृभाषा के गुण, विशेषता, महत्व और कुछ सही कथन। तो पिछली वीडियो में हमने जाना भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषता, गुण, सत्य कथन और क्या जानी हमने उसकी विशेषता, महत्व इत्यादि पर बात की। आज हमने जाना मातृभाषा। अब हम बात करेंगे मातृभाषा और जो भाषा है उन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो तुलना करेंगे हम किसकी, मातृभाषा की और भाषा की। ठीक,
तो बात करेंगे भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण अधिग्रहण किसका किया जाता है? मातृभाषा का। मातृभाषा को हम अर्जित करते हैं, इसलिए भाषा अर्जन कौन सी होती है? भाषा मातृभाषा को, मातृभाषा का अर्जन किया जाता है। अधिग्रहण की बात होगी तो मातृभाषा है, अधिगम की बात होगी, सीखने की बात होगी तो दूसरी भाषा यानी अन्य भाषा है। तो इन दोनों में क्या अंतर है बात करेंगे। जैसे यहाँ है, ये है मातृभाषा, तो इसमें सबसे पहले आयु की बात करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो इसमें उसकी मतलब कौन सी आयु तक बच्चा मातृभाषा पर ही आधारित रहता है? जब 1 साल का होगा तो अपनी मातृभाषा को धीरे धीरे सीखेगा, 2 साल का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है। 5 का हो जाता है तो विद्यालय में प्रवेश के योग्य हो जाता है, यानी विद्यालय में उसे प्रवेश मिल जाता है। तो बच्चा अपनी मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। 5 साल तक का बच्चा होता है, वो अपनी मातृभाषा से अच्छे से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है, अपनी मातृभाषा पर उसका अधिकार हो जाता है, यानी पूर्ण अधिकार, अपने विचारों को बड़ी सहजता से व्यक्त कर सकता है। ठीक है, किसमें? अपनी मातृभाषा में। तो 5 वर्ष तक का बच्चा अपनी मातृभाषा पर ही आधारित होता है। इसके बाद जब छठवीं साल में लगता है तो उसे क्या है? विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है, और 7 का होता है, 8 का होता है, 9 का होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा? अन्य अधिगम मतलब अन्य भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है बेटा सेब, बच्चा जान जाता है अपनी मातृभाषा में 5 साल तक कि सेब किसे कहते हैं। सेब अपनी मातृभाषा में जाना, खाने को मिलता है उसे, तो कहते हैं बेटा सेब खा ले, तो सेब खाता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में पहुंचता है, 6वीं वर्ष में जब बच्चा स्कूल पहुंचता है तो बच्चे को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल। तो बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश है, ये सेकंड लैंग्वेज है, अन्य भाषा है, ये अन्य भाषा सिखाई जा रही है। लेकिन आधार क्या है? मतलब सहारा किसका लिया जा रहा है? मातृभाषा का। तो बच्चे को सिखाते हैं एप्पल माने सेब होता है, या सेब को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। तो ये अन्य भाषा हो गई, और इस अन्य भाषा को सिखाने के लिए सहारा लिया जा रहा है मातृभाषा का। तो बच्चा 6वें वर्ष में आता है तो बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी अन्य भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह से 7 साल का होता है, 8 का होता है, 9 का, 10 का। तो क्या करता है बच्चा? अपनी मातृभाषा को आधार बनाते हुए नए ज्ञान का सृजन करता है या नया ज्ञान सीखता है। तो ये तो इसकी पहली विशेषता रही। ठीक है, तो आयु की बात की जाए तो 5 साल तक का बच्चा अपनी मातृभाषा पर ही आधारित होता है, यानी मातृभाषा पर ही डिपेंड होता है। और 6वीं से लेके और 10वीं साल तक बच्चा क्या करता है? सीखना प्रारंभ कर देता है 6वीं साल से, क्योंकि उसे विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है। तो जो अधिग्रहण की बात होती है वो क्या होती है? वो मातृभाषा होती है। मातृभाषा को अर्जित किया जाता है अपने परिवार से, पास पड़ोस से, अपने समाज से। ठीक, तो वो क्या होती है? अर्जित की जाती है, वो होती है मातृभाषा। और जिसमें प्रयास करना पड़ता है, अधिगम करते हैं हम, अधिगम यानी मतलब सीखना प्रारंभ करते हैं। तो किसे सीखते हैं? अन्य भाषा को सीखते हैं। ऐसे ही जो मातृभाषा है ये कैसी होती है? ये सहज एवं स्वाभाविक होती है। इसके लिए ना कोई प्रयास करना पड़ता है, ना एफर्ट, कोई अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हम अपने परिवार से सुनते हैं, समझते हैं, और हम भी उन्हीं शब्दों को प्रयोग करने लगते हैं। हम मतलब छोटे बच्चे। तो कैसी होती है? सहज होती है। उसे पता ही नहीं होता बच्चे को कि हमने अपनी मातृभाषा कब सीख ली। तो उसके क्या है? उसके लिए वो भाषा कैसी हो जाती है? सहज हो जाती है और स्वाभाविक, उसके स्वभाव में, व्यवहार में ढल जाती है। और जो अधिगम होता है ये कैसा होता है? ये प्रयासपूर्ण होता है। ये जो अन्य भाषा होती है ये कैसी होती है? ये प्रयासपूर्ण होती है। इसमें हमको प्रयास करना पड़ता है। जैसे हमने अभी जाना, जैसे सेब को एप्पल बोला, तो सेब तो हमारा मातृभाषा का शब्द हो गया, इसे हमने एप्पल कहा, तो ये क्या है? इसके लिए हमने प्रयास किया। बच्चे को स्पेलिंग याद करनी पड़ी होगी, फिर जाना होगा इसका उच्चारण क्या होगा, एप्पल। एप्पल का मीन्स जाना होगा कि एप्पल किसे कहते हैं? सेब को कहते हैं। तो सेब क्या है? मातृभाषा है इसका। इसने क्या लिया?
सहारा लिया अन्य भाषा को सीखने के लिए, तो इसमें क्या किया, बच्चे ने इसमें प्रयास किया, इसको जाना, एप्पल की स्पेलिंग याद की, तो उसे एफर्ट लगाने पड़े, यानी प्रयास करना पड़ा। तो ये कैसी होती है, ये प्रयासपूर्ण होती है। ऐसे ही इसमें नियम नहीं बनाए जाते। जो हमारी मातृभाषा होती है इसमें कोई नियम नहीं बनाए जाते, ये सुनते सुनाते बोलते बोलते ये आ जाती है। और इसमें नियम बनाने होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो जैसे हमको अंग्रेजी में क्या है, हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं किसमें, अंग्रेजी में, तो उसके कुछ नियम पढ़ने होते हैं। ठीक, तो इसमें अधिगम में या सीखने में कुछ नियम बनाए जाते हैं, तब इसका क्या होता है, अधिगम होता है। अन्य भाषा को कैसे सीखते हैं, अन्य भाषा में हमको नियम बनाने पड़ते हैं। अगला है, यह प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक मतलब स्वाभाविक, नेचुरल, यानी अपने परिवार से हम अपने आप ही सीख जाते हैं। कोई हमें बताता नहीं कि हम तुमको भाषा सिखा रहे हैं, या हम ये नहीं कहते कि हम कोई भाषा सीख रहे हैं, बस सुनते हैं, बोलते हैं, अब हमारे नेचर में डल जाती है, वही हमारी प्राकृतिक भाषा कहलाती है। ठीक, स्वाभाविक कहो, सहज कहो, स्वाभाविक कहो, सहज कहो, मातृभाषा कहो, प्राकृतिक भाषा कहो, ये सब क्या है, मातृभाषा के ही रूप है। और ये कैसी होती है, ये कृत्रिम होती है, क्योंकि इसमें नियम बनाने पड़ते हैं, इसमें प्रयास करना पड़ता है, इसे अलग से सीखना पड़ता है। ठीक है, और नियम बनाते हैं जब कोई चीज़ हम अपने सीखने के लिए, सीखने को सरल बनाने के लिए कुछ नियम बनाएंगे, तो नियम बनाए गए हैं तो वो क्या है, कृत्रिम ही तो हैं। तो ये भाषा कैसी हो जाती है, ये भाषा अन्य भाषा हो जाती है कृत्रिम। ऐसे ही अनौपचारिक या अनिश्चित, मतलब जो मातृभाषा होती है ये कैसी होती है, ये कहीं भी सीखी जा सकती है। अनौपचारिक भाषा को हम अपने नाते रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, पड़ोस में, अपने क्षेत्र में, तो इसे जहाँ पर हम सीखते हैं तो ये कैसी होती है, ये कोई निश्चित नहीं होती, ये अनिश्चित होती है। हम इस भाषा को, मातृभाषा को अपने परिवेश में किसी व्यक्ति के माध्यम से सीख सकते हैं। हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं अपनी मातृभाषा के माध्यम से, और कहीं भी सीख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अनौपचारिक। मातृभाषा कैसी होती है, अनौपचारिक, जो कि अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, इनमें सीखी जाती है, और ये कहीं पर भी सीखी जा सकती है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित। और जो अधिगम होता है ये औपचारिक होता है और ये निश्चित होता है। औपचारिक कैसे होता है, ये जो अधिगम है ये 4 दीवारी के भीतर सीखा जाता है, यानी विद्यालय में जब हम जाते हैं तो विद्यालय में हम अधिगम करते हैं, हम सीखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, निश्चित नियम बने होते हैं। आपको 7 बजे आना है, आपका इतने समय पर लंच होगा, आपकी इतने बजे छुट्टी होगी, आपके इतने समय पर आपका कोई पीरियड लगेगा, या इस पीरियड में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कब बच्चे को पढ़ाना है, कब छुट्टी रखनी है। तो क्या है, नियम बने होते हैं। 4 दीवारी के अंदर बच्चे को एक नियमबद्ध व्यवस्था से पढ़ाते हैं, तो वही औपचारिक शिक्षण कहलाता है। औपचारिक मतलब टीचर पढ़ाए, बच्चा सामने से पढ़े, डायरेक्ट बोर्ड पर 4 दीवारी के अंदर पढ़े, वही औपचारिक शिक्षण होता है। और ये कैसा होता है, ये निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है, अगर हमारी मंडे टू सैटरडे क्लास लगेंगी तो लगेंगी, निश्चित है, संडे को छुट्टी रहेगी। और अगर जैसे लेक्चर लगते हैं आपके, बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है, कालांश मतलब कालांश होते हैं कि बच्चे को इस पीरियड में क्या पढ़ाना है, हिंदी पढ़ानी है, इसमें बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है, संस्कृत में, जो भी है जो पढ़ाना है उसका अपना अलग अलग पीरियड बटे होते हैं, अपना उनका समय होता है। तो क्या है, इसके लिए निश्चित टाइम बनाना होता है, और ये कहाँ होती है, विद्यालय के अंदर, 4 दीवारी के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। तो हम सीखेंगे अन्य भाषा, अधिगम सीखना है, तो ये कैसा होता है, अधिगम कैसा होता है, सीखना होता है, मतलब औपचारिक होता है, और ये निश्चित होता है। जो मातृभाषा है, मातृभाषा ये क्या है, ये जीवन भर प्रयोग में लाते हैं इसे हम। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा सीखता है तो अपने परिवेश में रहता है, तो वो क्या करता है, जीवन भर अपनी मातृभाषा से जुड़ा होता है। अन्य भाषा सीख लेगा, अन्य भाषा का में निपुण हो जाएगा, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को नहीं भूलता, मातृभाषा को हमेशा साथ लेकर चलता है। तो ये क्या है, जिस व्यक्ति के द्वारा अपनी भाषा सीखी जाती है उस मातृभाषा का वो जीवन भर प्रयोग करता है। और जो अधिगम है, अन्य भाषा है, तो इसका क्या होता है, इसका प्रयोग पढ़े लिखे लोगों के बीच में या उनके साथ में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। केवल पढ़े लिखे लोगों के साथ में हम
अधिगम का यानी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अब अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो हिंदी में हम हर अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपने परिवेश के लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, मातृभाषा आती है। मातृभाषा में बात करूँगी तो वो समझ जाएंगे, लेकिन जब मैं अपनी अंग्रेजी भाषा में उनसे बात करूँगी तो वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कोई मेरे जैसा ही मुझे मिल गया जिसे अंग्रेजी आती है, अन्य भाषा आती है, तो वो क्या है, वो पढ़ा लिखा है, उसने भी प्रयास करके उसने भी अन्य भाषा सीखी, मैंने भी सीखी, तो दोनों ने बात की, तो क्या है, हम दोनों पढ़े लिखे हो गए। मतलब हम दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है तो वो भी शिक्षित है, मैं भी शिक्षित हूँ। तो इस तरीके से पढ़े लिखे लोगों के बीच में होती है कौन सी भाषा, अन्य भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों के साथ में या इनके बीच में प्रयोग किया जाता है। और मातृभाषा का हम जीवन भर प्रयोग करते हैं बिना किसी प्रयास के, और हम अपनी मातृभाषा से जीवन भर तक जुड़े रहते हैं। इसे सीखने में अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मातृभाषा है इसके लिए कोई भाषा का सहारा न लिया जाता, ठीक है। किसी भाषा को सहारा नहीं बनाएंगे हम मातृभाषा। ये कहते हैं ना, डायरेक्ट मेथड जो प्रयोग किया जाता है वो मातृभाषा में किया जाता है। तो मातृभाषा में किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता, जबकि सीखने मतलब अन्य भाषा को सीखने में मातृभाषा का सहारा लिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे एप्पल को सेब को एप्पल बोल रहे हैं, जैसे बॉय को लड़का बोल रहे हैं। बच्चे को जब सिखाया जाता है तो बच्चा ये तो जानता है लड़का कौन होता है, अपनी मातृभाषा में सीख गया लड़का किसे कहते हैं। अब उस बच्चे को अन्य भाषा सिखाई जा रही है अंग्रेजी, तो बच्चे को सिखाया BOY बॉय, बच्चे ने प्रयास किया, अभ्यास किया, इसकी स्पेलिंग याद की बच्चे ने। तो BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़के का मतलब क्या है, बॉय। अगर डायरेक्ट याद करता है ये बॉय, गर्ल, एप्पल, सेब, कैट, जो भी बच्चा याद करता है डायरेक्ट करता है। अगर किसी परिवेश में बच्चे ने अंग्रेजी सीखी है तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा हो जाएगी। किसी ने संस्कृत सीखी है तो संस्कृत उसकी मातृभाषा हो गई। जिसने हिंदी सीखी है उसकी हिंदी होगी, किसी ने तमिल, तेलुगु, उर्दू, अन्य भाषा। जो बच्चा पहले अपने परिवार से सीखता है उसकी वही मातृभाषा होती है। लेकिन जब उसके अलावा कोई अन्य भाषा सीखे, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमने अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास किया तो अंग्रेजी हमारी अन्य भाषा हो गई। अगर किसी बच्चे का परिवेश अंग्रेजी है, अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है, तो वो अगर हिंदी सीखना चाहेगा तो उसे हिंदी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, हिंदी के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, और हिंदी सीखने के लिए उसे अभ्यास करना पड़ेगा, तो हिंदी उसकी अन्य भाषा कहलाएगी। तो इसी तरह से क्या किया उसने, मतलब बच्चे के लिए क्या होता है, अन्य भाषा सीखने में किसका सहारा लिया जाता है, उसकी मातृभाषा का। तो अधिगम में क्या करते हैं, अधिगम में मातृभाषा का सहारा लेते हैं, जबकि जो मातृभाषा है इसमें अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता। तो आई होप भाषा अधिगम और भाषा अर्जन आपको समझ में आया होगा। आप अंतर कर पाएंगे कि भाषा अधिग्रहण क्या होता है, या मातृभाषा क्या होती है, और अन्य भाषा क्या होती है, या अधिगम किसका किया जाता है और अर्जन या अधिग्रहण किसका किया जाता है। क्या अंतर होता है, मातृभाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, और अन्य भाषा को सीखने में मातृभाषा का कितना रोल होता है, आप ये समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करेंगे भाषा सीखने की कुछ विधियों की, जैसे अनुकरण करके सीखना। तो अनुकरण कैसे, इमिटेशन कैसे होता है, कुछ हम उच्चारण कर रहे हैं और बच्चा हमारे पीछे पीछे उच्चारित कर रहा है उसे, तो अनुकरण कर रहा है वो। तो अनुकरण करके सीखना होता है, करके सीखना होता है, निरीक्षण करके सीखना होता है। ये कुछ इसकी विधियां हैं किसको, भाषा को सीखने की। अगर बात की जाए कि भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो भाषा में प्रथम वरीयता दी जाती है किसे, अनुकरण को। और मनोविज्ञान में दी जाती है मनोविज्ञान में प्रथम वरीयता दी जाती है किसे, करके सीखने को। तो ये आप याद रखेंगे। अगर भाषा की बात की जाए तो अनुकरण करके प्रथम वरीयता अनुकरण को दी जाएगी भाषा सीखने में। अगर मनोविज्ञान में बात की जाए कि बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा करके अच्छा सीखता है, यानी करके अच्छे से सीख पाता है। निरीक्षण करके सीखता है बच्चा,
बच्चे ने क्या किया, कैसे किया, या उसे जो सिखाया कैसे किया। तो बच्चा सबकी इंक्वायरी करता है। जब बच्चा बोलने लायक हो जाता है, चलने लायक हो जाता है, समझने लायक हो जाता है, तो बच्चे को साथ में लेके जाइए कहीं घूमने, तो बच्चा कहेगा ये क्या है, वो क्या है, क्या, क्यों, कब, ऐसे सवाल करने लग जाता है। तो ये होती हैं कुछ विधियाँ इसकी। तो आज हमने जाना मातृभाषा के बारे में और मातृभाषा और भाषा में अंतर जाना। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर मैं बात करूं सीटेट की, अभी 2 महीने हैं, अभी चल रहा है जून, और जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है वो होना है 20 अगस्त को, उसकी डेट संभावित रखी गई है। तो जो सीटेट होता है बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है। इसमें आप बस रणनीति बनाइए, इसमें आप पहले सिलेबस देखिए सीटेट का क्या पैटर्न है। पैटर्न तो कल बताया कि 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 30-30 नंबर के उसमें विषय पूछे जाते हैं। तो उसमें आप पहले उसका सिलेबस देखिए, क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, क्या पढ़ना है हमें। फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसे है, और आप बस अभ्यास कीजिए और थ्योरी वगैरह पढ़िए थोड़ी बहुत, और प्रीवियस लगाइए। आराम से 1 महीने में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबर के साथ में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हिंदी पेडागोजी की जो क्लासेस चल रही हैं, अभी हम इसमें और आगे क्लास लाएंगे, हिंदी पेडागोजी पूरी कराएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।